चलो। पिछले वीडियो में हमने डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम आज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये जानेंगे कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या है और इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, इनके बनाने की विधियाँ क्या है, इनके यूजेज क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा समझते हैं। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिन यौगिकों में 3 हाइड्रोक्सिल OH समूह 3 हाइड्रोक्सिल OH समूह पाए जाते हैं उन्हें ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसके लिए इस श्रेणी का सबसे सरलतम और महत्वपूर्ण ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसे कि हम ग्लिसरॉल या ग्लिसरील या 1,2,3 ट्राईआल कहते हैं, जिसका सूत्र नीचे दिया गया है। साथ में ये ट्राईएस्टर के रूप में लगभग सभी जीवों तथा वनस्पति तेलों में पाया जाता है। ट्राईएस्टरों को ग्लिसराइड कहा जाता है। उदाहरण के रूप में वसा तथा तेलों में पाए जाने वाले ग्लिसराइड ट्राईएस्टरों जो है निम्न तेलों में पाए जाने वाले ग्लिसराइड ट्राईएस्टर निम्न प्रकार से हैं। पहला जो फॉर्मूला है इधर वाला, पहले वाला फॉर्मूला जो है, इसको बोलते हैं ग्लिसराइड ट्राईएस्ट्रेट अथवा ट्राईस्टेरिएट। इसका दूसरा है ग्लिसराइड ट्राईपामेट अथवा पामेटिन। तीसरा है ग्लिसरॉल ट्राईओलिएट अथवा ट्राईओलियन। ये तीनों के फॉर्मूले दिखाए गए हैं और इनमें जो उपस्थित मुख्य वसीय अम्ल है उनके नाम और सूत्र भी नीचे दिए गए हैं। मतलब जैसे पामेटिक अम्ल, इसका सूत्र है C15H31COOH। स्टेरिक अम्ल, जिसका सूत्र है C17H35COOH C17। और ओलिक अम्ल, जिसका सूत्र है C17H35COOH। तो इस तरह से ये इनके एस्टर है। अब इनके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य पद्धति में इसको ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहते हैं। सामान्य पद्धति में इसका नाम ग्लिसरॉल चर्चित नाम है जो IPC ने मान्यता प्राप्त दे दी गई है। और IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केन ट्राईओल कहते हैं। एल्केन ट्राईओल। ट्राईओल से पूर्व श्रृंखला पर OH समूह की स्थिति दर्शाते हैं। यदि श्रृंखला में अन्य R एलिकल समूह प्रतिस्थापी उपस्थित है तो उनके नाम से पूर्व अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में श्रृंखला पर उनकी स्थिति दर्शाते हुए नाम लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में ये एक सूत्र है पहले वाला। इस सूत्र में इसका नोमेनक्लेचर, श्रृंखला का नोमेनक्लेचर करते हैं तो 1 2 3, यानी कि इसको प्रोपेन कहेंगे। हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति 1 2 3 है और इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। दूसरा एग्जाम्पल, ये इस सूत्र में इसकी जो चेन है 1 2 3 4 5, इसमें पूर्व लग्न के रूप में एलिकल समूह का नाम लिखेंगे तो 5 नंबर पर यहाँ पर मेथिल 5 मेथिल हेक्सेन 135 ट्राईऑल इसका नाम हो जाएगा। अब हम इनके बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मेथड प्रिपरेशन ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधियाँ, इनकी जो प्रमुख विधियों में से हैं, पहली जो विधि का नाम है वसाओं तेलों से, फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल, यानी कि ये अभिक्रिया वसा व तेलों के साबुनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। साबुनीकरण, साबुन बनाने की विधि भी है एक प्रकार की है, जिसके द्वारा हम साबुन भी बनाया जा सकता है। इसके लिए वसा तथा तेल उच्च वसा अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बने
ट्राई एस्टर होते हैं, इनका कास्टिक सोडा NaOH के साथ जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल बनता है। जैसे नीचे ट्राई एस्टर का नाम दे रखा है, इसका सूत्र है ये CH2OCRR CHOCOR CH2OCOR, जिसको ट्राईग्लिसराइड कहते हैं। इसकी कास्टिक सोडा से NaOH से रिएक्शन करवाई तो ग्लिसरॉल निकल जाएगा और साथ में उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण, जिसे कि साबुन कहते हैं, ये जो उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण है ये साबुन कहते हैं, तो इनको हम अलग कर लेते हैं और साबुन भी बन जाता है और ग्लिसरॉल भी बन जाता है। नोट, इस अभिक्रिया का उपयोग साबुन बनाने के लिए करते हैं। ग्लिसरॉल तो केवल बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है तथा अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात इसमें NaCl डालकर साबुन को अवक्षेपित किया जाता है और क्षनिक को स्पेंट लाई कहते हैं, जिसमें लगभग 5% ग्लिसरॉल होता है। ठीक इसी तरह से इसके बाद में इसे वाष्पन द्वारा कंसंट्रेट या सांद्रित करते हैं तथा जांतो चारकोल के द्वारा विरंजित कर लेते हैं। शेष विलयन को अतितृप्त भाप से आसवन करके पुनः कम दाब पर प्रभाजी आसवन परिष्कृत करके कर लेते हैं। इसका ये जो ग्लिसरॉल का औद्योगिक उत्पादन की ये डायग्राम है, यहाँ पर पहले Al2SO3 पहले कक्ष में प्रभावित की जाती है भाप के साथ, पहला वाला कक्ष है, जिसमें कि दूसरा जो कि यहाँ से जो मुक्त शेष जो स्पेंट लाई है इसको आगे अपन पास करते हैं। पास जाता हुआ ये सांद्रण कक्ष में जाता है जहाँ पर विलयन कंसंट्रेट हो जाता है और फिर वहाँ से भाप के द्वारा प्रभावित किया जाता है और NaCl अलग हो जाता है और NaCl निकलने के बाद में आगे के इसको फिर निर्वात पंप के द्वारा, जिसमें कि ग्लिसरॉल एकत्रित हो जाता है। इस तरह से औद्योगिक उत्पादन का डायग्राम है। दूसरी इसकी विधि है शर्करा के किण्वन द्वारा, बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। यह भी एक इम्पोर्टेंट विधि है। शर्करा का किण्वन करते हैं तो एल्कोहल और 3% ग्लिसरॉल बनता है। इसके लिए सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति यदि कर देते हैं तो ग्लिसरॉल की मात्रा 25% तक हो जाती है और प्रभाजी आसवन द्वारा फिर इन्हें अलग कर लेते हैं, जिसका इक्वेशन है जैसे पहले सुक्रोज से ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज बन जाता है, जिसको कि सोडियम सल्फाइड और ईस्ट की उपस्थिति में फर्मेंटेशन करते हैं तो ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से शर्करा के द्वारा भी इस तरह से ग्लिसरॉल हमें प्राप्त होता है। तीसरी विधि है तत्वों का संश्लेषण, सिंथेसिस फ्रॉम एलिमेंट्स। इसमें मुख्यतः प्रोपिलीन से या प्रोपीन से सबसे पहले प्रोपिलीन की क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, जिसको क्लोरीकरण बोलते हैं। इसका टेम्परेचर 400 से 500 सेंटीग्रेड रखा जाएगा और हाइड्रोजन के एक H को हटाकर Cl लग जाएगा और Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 नामक कंपाउंड बन जाएगा, जिसका जलीय सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में और टेम्परेचर 150 सेंटीग्रेड रखेंगे और 12 atm वायुमंडलीय दाब रखेंगे तो फिर इसमें इस तरह से Cl की जगह HO समूह लग जाएगा और इसके बाद में इस प्रोडक्ट से HOCl से रिएक्शन करवाएंगे। HOCl से रिएक्शन करवाने पर CH2 समूह में यहाँ पर एक जगह पर HO समूह लग जाएगा, दूसरी जगह पर Cl लग जाएगा, जिसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेसिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। प्रोपिलीन की दूसरी जो मेथड है, इसका टेम्परेचर वही 400 से 500 सेंटीग्रेड रखेंगे। क्लोरीकरण ही किया है इसका, तो वही सेम जैसे पिछली रिएक्शन किया था और फिर HOCl से रिएक्शन करवाएंगे, सेम बराबर ही वही बात है।
तो OH और Cl समूह लग जाएंगे और साथ में ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। फिर इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसका फिर पुनः शुष्कासन करते हैं तो एपीक्लोरोहाइड्रिन नामक कंपाउंड बन जाएगा, जिसका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन किया तो ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी प्रोपिलीन की मेथड है। इसी तरह से इसका तीसरा मेथड, फिर इस प्रोपीन के द्वारा इसकी ऑक्सीजन की अल्प मात्रा (1/2O2) की उपस्थिति में जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जो प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन की एक ऑक्साइड बन जाती है। फिर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं O लगा करके, तो एल्डिहाइड टाइप कंपाउंड प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में इसका अपचयन करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, तो ये OH समूह में चेंज हो जाएगा और लास्ट में क्षारीय हाइड्रोलिसिस करने पर NaOH और H2 की उपस्थिति में ये ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा। ये सारी तीनों विधियाँ प्रोपिलीन के द्वारा बनाई गई थी। इसकी एक और विधि है एक्रोलीन से, चौथे नंबर की जो रिएक्शन है एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये एक्रोलीन कंपाउंड है। इसकी हाइड्रोजन की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो ये CHO समूह OH में चेंज हो जाएगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर ये ग्लिसरॉल कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये ग्लिसरॉल के बनाने की प्रमुख विधियाँ थी। अब इनमें इसके पढ़ते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। तो पहला, ये रंगहीन यानी कि कलरलेस शरबत जैसा गाढ़ा मीठा द्रव है। इसका BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 290 सेंटीग्रेड है और ये इस ताप पर ही विघटित हो जाता है। इसी कारण इसका आसवन कम दाब पर करवाते हैं। तीसरा, ये आर्द्रताग्राही है यानी कि हाइड्रोस्कोपिक होता है। चौथा, यह जल व एल्कोहल में तो घुलनशील है जबकि ईथर और क्लोरोफॉर्म में अघुलनशील है। इसका घनत्व 1.265 है, ये 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जबकि जल का घनत्व 1 होता है। इसी कारण से ये जल से भारी होता है। और इसमें 3 OH समूह उपस्थित होने के कारण इसमें पर्याप्त संख्या में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अतः इसी कारण से इसका BP या बॉइलिंग पॉइंट वाला उच्च वाला द्रव होता है। और इसका लास्ट है, ग्लिसरॉल में 2 प्राथमिक समूह को अल्फा तथा द्वितीयक समूह को बीटा कहते हैं, जो हमारे रिएक्शन में काम आएगा। अब ये तो थे इसके भौतिक गुण। अब पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो इसके लिए पहले मैं बता दूं, जो सूत्र में दिखाया गया है, जो ये पहला जो प्राथमिक एल्कोहल है एल्फा, जो कि फिर दूसरा बीटा और तीसरा अल्फा डेक्स। इसमें एल्फा और अल्फा डेक्स दोनों प्राथमिक एल्कोहल है, जबकि बीटा वाला जो समूह है ये द्वितीयक एल्कोहल है। इसलिए इसमें 2 प्राथमिक तथा एक द्वितीयक समूह उपस्थित है। इस कारण से ये दोनों ही प्रकार के एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। तो हम शुरू करते हैं इसकी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले रिएक्शन होती है सोडियम धातु के साथ, एक्शन विद सोडियम। इस रिएक्शन को भी इस तरह से पढ़ सकते हैं। प्रथम प्राथमिक एल्कोहल समूह से 298 K पर अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है। और इसी तरह से द्वितीयक प्राथमिक एल्कोहल समूह से 373 पर अभिक्रिया करता है
और थर्ड जो द्वितीयक एल्कोहलिक समूह है वह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, अतः इससे कोई अभिक्रिया नहीं होती है। जैसा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ये गिल्सोल का सूत्र है, इसमें एल्फा बेटा, ये एल्फा और एल्फा डैश प्राथमिक एल्कोहल है, बीटा इसका द्वितीयक है। सोडियम से रिएक्शन की 293 पे हाइड्रोजन मुक्त हो गई और एल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट नामक एस्टर बन गया। ठीक इसी तरह से इसकी रिएक्शन अगर 373 के सेंटीग्रेड पर किया तो हाइड्रोजन मुक्त होगी, तो एल्फा डेक्स डाई सोडियम ग्लिसरोलेट नामक एस्टर बन जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बना। अब दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोजन हेलाइडों के साथ अभिक्रिया, यानी कि हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, एक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड्स। सबसे पहले इनमें प्रमुख रिएक्शन है HCl के साथ अभिक्रिया। ये अभिक्रिया दो तरह से होती है, एक तो 110 सेंटीग्रेड पर, यदि गिल्सोल पर 110 सेंटीग्रेड पर HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग होंगे, जो रिएक्शन में दिखाएंगे। और दूसरी रिएक्शन होती है 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, जो कि HCl के आधिक्य में ली जाती है। तो सबसे पहले ऊपर वाली रिएक्शन को देखते हैं। ये यहाँ से देखो एल्फा बीटा गामा, HCl 110 सेंटीग्रेड प्रभावित किया तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन, 66% उत्पाद सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, जबकि गिल्सोल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन बनेगा, लेकिन ये 34% मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा एल्फा प्रोडक्ट की बनेगी। ये थी HCl की 110 सेंटीग्रेड पर। अब HCl की अधिक मात्रा प्रभावित करते हैं 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, एल्फा बीटा ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रिन और एल्फा डैश ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रिन। ये रिएक्शन HCl के आधिक्य में बनी, तो दोनों में भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक इसी तरह से HBr के साथ अभिक्रिया, HBr के साथ अभिक्रिया, HBr और HCl के साथ समान प्रकार के दोनों, जैसे HCl के साथ जैसे प्रोडक्ट बने वैसे ही प्रोडक्ट HBr के साथ भी बनेंगे, तो सेम ही इसको लिखना है। और अब आता है थर्ड नंबर में HI के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन आयोडिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने से पहले इसमें सबसे पहले HI की थोड़ी मात्रा के साथ या PI3 के साथ, दोनों सेम रिएक्शन है, HI की थोड़ी मात्रा लेंगे और या इस रिएक्शन को PI3 फास्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ करवाते हैं, दोनों की सेम रिएक्शन होती है और एलिल आयोडाइड नामक कंपाउंड बन जाता है। ये रिएक्शन है, गिल्सोल लिया, गिल्सोल की 3HI या PI3 के साथ रिएक्शन की, 3 जल के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और एक अस्थायी 1,2,3 ट्राइआइडोप्रोपेन नामक कंपाउंड बनेगा, जिसमें से आयोडीन टूट करके बाहर निकल जाएगी, आयोडीन I2। इस कारण से एलिल आयोडाइड नामक कंपाउंड बनेगा, जो मुख्य प्रोडक्ट है इसका। अब दूसरी HI के साथ, HI की अधिकता के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं, HI की अधिकता के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो इसका जो मुख्य प्रोडक्ट है वह आइसोप्रोपिल आयोडाइड नामक कंपाउंड बनता है। ये रिएक्शन आगे वैसे ही जैसे एलिल आयोडाइड बनता है उसको आगे बढ़ाएंगे, उस एलिल आयोडाइड से HI की रिएक्शन करवाई तो इस तरह से ये कंपाउंड बना, जिसमें से कि I2- बाहर निकल जाएगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसके HIs के साथ रिएक्शन करवाई तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से ये HI के साथ भी दो प्रकार की रिएक्शन हमें पड़ी, थोड़ी मात्रा में और अधिक मात्रा में, अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त हुए। इसी तरह से फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड में मुख्यतः PCl5 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और PCl3 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl5 तो पेंटाक्लोराइड है
PCl3 ट्राइक्लोराइड है। इनके साथ अभिक्रिया करवाने पर 1,2,3 टाइक्लोरोप्रोपेन बनता है। 1,2,3 टाइक्लोरोप्रोपेन। जैसे ये रिएक्शन करवाई, पहले PCl5 की देख लो, तो इसमें 3POCl3 HCl के मोलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन कंपाउंड बनेगा। सेम इसी तरह से इस ग्लिसरॉल से PCl3 से रिएक्शन करवाएंगे तो भी इसमें केवल H3PO3 का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा और जो मेन प्रोडक्ट 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन ही बनता है। ठीक है, ये पासमस हैलाइड के साथ की अभिक्रिया थी। और दूसरी है PbR3 के साथ, PbR3 के साथ इसकी अभिक्रिया PCl3 के समान ही 1,2,3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन बनता है। सेम रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन है PI3 की अभिक्रिया, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ अभिक्रिया। इसके साथ भी दो प्रकार से होती है, थोड़ी मात्रा में HI के साथ, HI के साथ है, जिसमें भी एलिल आयोडाइड ही बनता है। जैसे ये रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ी थी, जैसी HI की रिएक्शन ये वाली HI के साथ जो रिएक्शन हुई थी, ठीक उसी तरह HI के साथ रिएक्शन थोड़ी मात्रा में HI की जो रिएक्शन हुई थी वैसी की वैसी PI3 के साथ प्रोडक्ट बनता है, वह एलिल आयोडाइड बनता है। सेम वैसा वैसा। तो इस तरह से ये सभी पासमस हैलाइड के साथ अभिक्रिया हुई है। अब पांचवी जो रिएक्शन है वह है नाइट्रिक अम्ल के साथ, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें बनने वाला जो पदार्थ होता है, अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक एसिड की ग्लिसरॉल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनता है। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनता है जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है जिसे नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से भी जाना जाता है। ये रिएक्शन यहाँ देखो, ग्लिसरॉल है, 3 मॉलिक्यूल HNO3 का लिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 293 के टेम्परेचर, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये नाइट्रोग्लिसरीन नामक विस्फोटक कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड के साथ कई अन्य पदार्थ मिला करके कई विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं। नंबर 1, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट एक रंगहीन तेलीय द्रव है जिसे अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए इससे जो पदार्थ है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, इसको नोबेल, इनके नाम के आधार पर नोबेल तेल भी कहते हैं, नोबेल तेल। अब इस पदार्थ से कई विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। इसमें पहला डायनेमाइट, ये डायनेमाइट कीजेल गुहर नामक मृदा पर अवशोषित होकर ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट एक विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं जिसे डायनेमाइट कहते हैं। यानी कि कीजेल गुहर मृदा के साथ इस ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट को मिला देंगे तो डायनामाइट बनता है। लेकिन आजकल डायनेमाइट को दूसरी तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए लकड़ी की लुगदी पर ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट को मिलाएंगे, लकड़ी की लुगदी पर, और फिर उसके साथ अमोनियम नाइट्रेट मिलाएंगे, तब भी डायनेमाइट बन जाता है। अगला विस्फोटक पदार्थ है जिसे कि जिलेटिन या जेलिग्नाइट बोलते हैं। इसको बनाने के लिए ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट प्लस सेलुलोस नाइट्रेट, गन कॉटन जिसे कहते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो जिलेटिन या जेलिग्नाइट नामक विस्फोटक पदार्थ बनता है। अगला विस्फोटक पदार्थ है कोरडाइट। कोरडाइट बनाने के लिए ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, गन कॉटन और वेसलिन के मिलाने पर आपस में मिश्रित कर लेते हैं तो कोरडाइट नामक विस्फोटक पदार्थ बन जाता है। अगली रिएक्शन है
निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। निर्जलीकरण कई निर्जलीकारक पदार्थों की उपस्थिति में किया जाता है। वे निर्जलीकारक पदार्थ हैं जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, निर्जल ZnCl2। इनकी उपस्थिति में अगर गिलिसरॉल को गर्म करते हैं तो जल के 2 अणु त्याग कर एक्रोलिन नामक रेशे का निर्माण करता है, जिसमें जो अपनी विशिष्ट गंध के नाम से पहचाना जाता है। ये रिएक्शन देखो, गिलिसरॉल है, कोई सा भी एक निर्जलीकारक ले लेंगे जो मैंने ऊपर बताया है, तो ये एक्रोलिन या एक्रिलाइड नामक पदार्थ बन जाएगा। और इसकी जो अगली रिएक्शन है, रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बनिक मोनोकार्बोनिक अम्लों से अगुबी क्रिया। यदि गिलिसरॉल की रिएक्शन किसी भी एक COOH समूह वाले समूह से करते हैं तो मोनो डाई ट्राई एस्टर बनते हैं। जैसे इस रिएक्शन में हमने एसिटिक एसिड CH3COOH से गिलिसरॉल की रिएक्शन कराई, CH3COOH से एक जल का मॉलिक्यूल लिखा, तो पहले जो बनने वाला एस्टर है वो मोनो होगा, गिलिसरॉल मोनो, हाँ ये -H2O, इस जल का मॉलिक्यूल बाहर निकला हुआ है, तो गिलिसरॉल मोनो एसीटेट नामक मोनो एस्टर बन गया। फिर एसिटिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाई, फिर जल का मॉलिक्यूल निकला तो गिलिसरॉल डाई एसीटेट नामक एस्टर बन गया। फिर तीसरे एसिटिक एसिड के अणु से रिएक्शन करवाई, फिर H2O का, तो ये गिलिसरॉल ट्राई एसीटेट नामक एस्टर बन गया। इस तरह से आज के जो वीडियो में है ये यहाँ तक ही ठीक है। अगले वीडियो में इसकी कुछ बची हुई रिएक्शंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।